हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है बंटवारा, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बड़े लड़के गोपाल ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली। उसे साइंस में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। उसने मां को लिख भेजा, मैं डॉक्टरी पढ़ने जाऊंगा। नंदा ने गदगद होकर अपने पति से कहा, सुनते हो, गोपाल डॉक्टरी में जाना चाहता है। रामदास ने सुन लिया। उनका भी मन गदगद हो उठा, परंतु मार्ग को रोककर जो चट्टान उनके सामने पड़ी है, वो क्या सरलता से हटाई जा सकती है। इसीलिए कहा, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, परंतु पैसे के अभाव में काम कैसे चलेगा। नंदा बोली, रुपए नहीं है, ये कहकर क्या लड़के की जिंदगी बिगाड़ी जा सकेगी। पैसे जुटाने के लिए परमात्मा ने बुद्धि सभी को दी है। पुत्र का पक्ष लेकर नंदा ने पति पर जो चोट की, उससे रामदास तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो धर्मपरायण व्यक्ति की तरह मान बैठे हैं कि विधाता जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, परंतु नंदा का विधाता पर इतना गहरा विश्वास नहीं है। इसीलिए वो धीमे पड़कर बोला, एक बात मुझे सूझती है। क्या? मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेच दीजिए। उनसे लगभग 2000 रुपए आपको मिल सकते हैं। बाकी आपकी दुकान है, उसे गिरवी रख दो, धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। रामदास सहसा चिन्होक उठे। कहा, क्या कहती हो तुम? नंदा समझ गई कि दुकान की बात ने मर्म पर चोट की है। बोली, और रास्ता ही क्या है? रामदास ने उसी तरह दुअखी मन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। बाप दादों की जायदाद को छूने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब नंदा का नारीत्व जाग उठा। क्रुद्ध स्वर में बोली, तो लड़के का गला घोंट कर मार डालने का अधिकार तो तुम्हें मिला होगा ना, उसी को पूरा कर लो। हाय रे भाग्य, कैसे कुल में जन्म लिया उसने, जहां उसे जीने का हक भी नहीं है। लेकिन क्रोध में इतना कहकर दूसरे ही क्षण उसे अपने ऊपर ग्लानि हो आई। उसने देखा, रामदास बेबस से उसे देखने लगे हैं। उसका मन छटपटा उठा। आखिर वो करे भी क्या? वो गोपाल के पिता है। उसका उज्जवल भविष्य उनके बुढ़ापे का एकमात्र अवलंब है, परंतु पैतृक संपत्ति की ममता उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं आई। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो एक काम करो। क्या? मैं देवेन को बुलाती हूं। आप उससे कहना दुकान रखकर मुझे रुपए दे दो। इस प्रकार बाप दादों की जायदाद कुटुंब से बाहर नहीं जाएगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लड़के को पुकारा, गौरी, ओ गौरी, जा अपने चाचा को बुला ला। कहना, भाभी बुला रही है अभी, लेकिन गौरी जाए। इससे पहले देवेन आप ही आप उधर आ निकला। बोला, भाभी, सुना है गोपाल डॉक्टरी पढ़ना चाहता है। हाँ भैया, वही बात सोच रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है भाभी। भगवान की कृपा से 4 साल के बाद हमारे कुटुंब में भी एक बड़ा आदमी हो जाएगा। भाभी और भैया दोनों गदगद हो आए। भाभी बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर देवेन। पर बात रुपए पर आकर अटक गई है, इसीलिए तुझे बुलाने भेज रही थी। देवेन हठात चौंका, मुझसे कुछ काम था? कहो भाभी। नंदा ने रामदास की ओर देखा, मानो कहा, मेरा जो काम था वो मैं कर चुकी, अब आप कहो। रामदास को बेबस बोलना पड़ा। धीरे धीरे अटकटक कर कहा, देवेन, गोपाल के लिए रुपए चाहिए, इसीलिए तू मेरी दुकान गिरवी रख ले। देवेन ने सुन लिया। सुनकर सन्न सा रह गया। वाणी अवरुद्ध हो उठी। नंदा ने उसे देखा। वो समझ गई कि जिस व्यथा के कारण देवेन सन्न रह गया वो आकस्मिक अधिक है, इसीलिए समझाकर बोली, देवेन, बात असल में इतनी है कि हम नहीं चाहते कि कल को दुनिया कहे कि मां बाप ने जायदाद के मोह में पड़कर औलाद का गला घोंट दिया। और फिर यह भी बुरा होगा कि बाप दादा की जायदाद गैर लोगों के हाथों पड़े। इसीलिए तू उसे ले ले। हम न भी छुड़ा सके तो अपने ही घर रहेगी।
देवेन को अब वाणी मिली। बोला, भाभी, तुम ठीक कहती हो। ये व्यवहार की बातें हैं, और व्यवहार कुशल आदमी बहुत दूर की सोचता है, परंतु कभी कभी जो अपने सबसे पास है उस पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। नंदा नहीं समझी। वो फिर बोला, सोचूंगा भाभी, ऐसे कामों में जल्दी करना अच्छा नहीं होता। देवेन की इस बात से भाभी और भैया दोनों अन्य हो गए। सच तो यह है कि उन्हें यह स्वर अच्छा नहीं लगा। देवेन चला गया। नंदा की मुद्रा जटिल हो चली। प्रश्न हल करने का जो गुर उसने ढूंढ निकाला था, उसने तो प्रश्न को और भी जटिल कर दिया। लेकिन अब वो क्या करे? तीर कमान से निकल चुका है। उनका डर सच निकला। संध्या होते होते देवेन ने कहला भेजा, मैं दुकान नहीं रख सकूंगा। 3 दिनों के बाद देवेन जब परदेश जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी पत्नी विद्या घबराई हुई आई। बोली, अजी, तुमने कुछ सुना क्या? जीजी ने अपना सब जेवर बेच दिया। सुनकर सहज भाव से देवेन ने कहा, जानता हूं। भाभी गोपाल को डॉक्टरी पढ़ाने भेज रही है। जेवर का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? विद्या उसी तरह बोली, और आपके भैया ने अपनी दुकान उठा दी है। वो किसी के साथ कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। अब देवेन चौंका। कहा, ये किसने कहा तुमसे? शची की बहू ने। उसी के मालिक के साथ तुम्हारे भैया ने साझा किया है। वे रुई का सौदा करने की बात सोच रहे हैं। देवेन अनमना हो गया। बोला, भैया रुई का सौदा करेंगे? जी, वो अब खूब रुपए कमाना चाहते हैं। सचमुच? न जाने क्या हुआ कि उसके हृदय में एक विचित्र घबराहट भर चली। उसका स्वर शिथिल होने लगा। वो शून्य में ताकता हुआ कहने लगा, विद्या, भैया ने परसों मुझसे भी कहा था। उत्सुक विद्या बोली, क्या कहा था? कि मैं उनकी दुकान लेकर उन्हें रुपए दे दूं। फिर क्या? मैंने इनकार कर दिया। विद्या ने गहरी सांस ली। कहा, ठीक तो किया। सगे संबंधियों से लेन देन करना दुश्मनी पैदा करना है। हां विद्या, भाभी ने भी एक दिन मुझसे यही बात कही थी। उनकी बातें मैं खूब याद रखता हूं, परंतु भैया धर्मभीरु व्यक्ति है। वो सौदा करना क्या जाने। विद्या बोली, औलाद का पालना भी तो धर्म है। गोपाल से जब इतनी आशा है तो उसके लिए सब कुछ करना होगा। देवेन अब मुस्करा उठा। कहने लगा, ठीक है विद्या, आशा सब कुछ करा लेती है। मैं व्यर्थ ही डर गया था। अच्छा, मैं भैया से मिलाऊं। कल सवेरे ही हमें चले जाना है। और देवेन चला गया। तब विद्या का मन न जाने क्यों आप ही आप अंदर से उमड़ने लगा। वो अनमनी सी सामान सहेजने लगी। सोचने लगी, वो उदास है। जिज्जी का घर बिगड़ रहा है। मैं जा रही हूं। सब कुछ अजीब है। कहीं कोई तुक नहीं है। न जाने क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे संध्या हो गई। उनका सामान बंध गया। देवेन लौट आया। विद्या ने देखा, उसके हाथ में एक कागज है। पूछा, ये क्या है? सरलता से देवेन ने कहा, ये भैया की दुकान का कागज है। विद्या जैसे सिहर उठी। बोली, क्या कहते हो? ठीक कहता हूं विद्या, मैंने भैया की दुकान ले ली है। कहकर उसी तरह उस कागज के टुकड़े करने शुरू कर दिए। विद्या हदबुद्धि बोली, आप क्या कर रहे हैं? आखिर सोचता हूं कहीं पागल न हो जाऊं, इसीलिए उसके कारण को समूल मिटा देना चाहता हूं। विद्या की समझ में खाक भी नहीं आया। उसी तरह घबराई सी कहने लगी, क्या कहते हैं आप? इतने रुपए क्या यूं ही फेंक दिए जाएंगे? देवे ने कहा, नहीं विद्या, भाभी को जानता हूं। उन्हीं की गोद में पलकर तो इतना बड़ा हो सका हूं। रुपए होंगे तो रोकेंगी नहीं, और जब देने आएंगी तो मैं लौटाऊंगा भी नहीं। ब्याज तक ले लूंगा। व्यवहार की बात है, इसमें नातरिश्ते बंधन नहीं बन सकेंगे। विद्या बोली, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। देवेन अब हंस पड़ा। बोला, मैं भी नहीं जानता विद्या कि ये सब क्या हो रहा है। उनसे जाकर जब मैंने कहा कि मैं दुकान लेने को तैयार हूं तो सच कहता हूं। भाभी बोल सकने में एकदम असमर्थ नादान बालक की तरह रो पड़ी। विद्या,
आज मैंने जीवन में पहली बार भाभी को रोते देखा। मैं हंसता हूं, तुम गुस्सा करती हो, करो, पर मैंने आज भाभी को रोते देख ही लिया। कहते कहते देवेन उत्तेजित हो उठा। उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें आग में डालकर बोला, सुनो विद्या, रुदन और हास्य का ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। प्रार्थना करता हूं समाप्ति का ये समाचार दुनिया तक न पहुंच सके। आगे उसकी वाणी रुक गई। मार्ग में आंसू अड़ाए थे।